हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 क्लास 12th फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे यह चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर फुल एनसीईआरटी आपको मिलेगा, जिसमें हम स्थिर वैद्युत विभव, विभवांतर, विभव से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होंगी, फिर धारिता, संधारित्र, संधारित्र से रिलेटेड जितनी घटनाएं होंगी, सबको हम 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में जैसा आपको हमारा वीडियो लगता है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आता है तब भी, और यदि वीडियो में कोई कमी है, कोई त्रुटि है समझाने में या लिखने में, तो उसको भी ज़रूर सजेशन दें। हम आपके आभारी होंगे आपके सजेशन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। पहले हम समझें कि स्थितिज ऊर्जा है क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहीं पर भी अगर हम ऊर्जा का डिफिनीशन लिखते हैं तो हम यही कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। यानी अगर किसी में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। कार्य करने की क्षमता कम है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा कम है। यानी कार्य से ही हम ऊर्जा की गणना करते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर हम ऊर्जा की बात करें तो आपको समझना होगा कि वहाँ हमें कार्य की गणना करनी होगी, और कार्य की जब हम गणना करेंगे तो वही कार्य उस ऊर्जा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की बात करें। पहले समझें कि ये स्थितिज ऊर्जा है क्या। क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा है और स्थितिज ऊर्जा को समझा भी है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा है क्या, समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं। तो उसके स्थान में जब हम बदलाव करते हैं तो बदलाव के थ्रू जो वर्क होता है, वही वर्क, वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात वही कार्य उस वस्तु की ऊर्जा हो जाती है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है ये। ठीक है, इस वस्तु को हम यहाँ पर इसको ला रहे हैं, इस वस्तु को हम यहाँ पर ला रहे हैं। कितनी ऊंचाई हमने लाया, ये ऊंचाई हमने मान लिया h। ठीक है, पहले वस्तु कहाँ थी, यहाँ पर। अब वस्तु को हम कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पर h ऊंचाई पर। तो हम कितना कार्य किए, जो कार्य हम करेंगे वही कार्य इस वस्तु में
स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो कार्य हम इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, वस्तु के स्थान को बदलने का कार्य कर रहे हैं। तो बदलने में जो कार्य हो रहा है वही कार्य उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा हो जाती है। तो देखें कार्य कितना हो रहा है। आपको पता है कि ये वस्तु अगर है तो इसका द्रव्यमान होगा, तो अगर द्रव्यमान होगा तो ये वस्तु, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, तो ये वस्तु अपने भार से के बराबर नीचे की ओर बल लगाएगी mg से, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। अब इसी के लगभग बराबर बल हमको ऊपर की ओर लगाना होगा, क्योंकि हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो जो बल हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं बाह्य, यानी एग्जिस्ट। इसको हिंदी में हम, इंग्लिश में एग्जिस्ट फोर्स कहते हैं और हिंदी में बाह्य बल कहते हैं, या हम इसको एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं कि यह एक एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल, ठीक है। और ये जो बल है वो इसी के लगभग बराबर होगा, इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं कह सकते, लगभग बराबर कहेंगे, मतलब ये जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसी से ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लग रहा है वो F एक्सटर्नल है, जो लगभग mg के बराबर है, और इसी बल से हम इसको h ऊंचाई तक ला रहे हैं। तो h ऊंचाई तक लाने में हमने वर्क कितना किया, तो वर्क यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल हमने कितना लगाया, F एक्सटर्नल यानी बाह्य बल गुणे ऊंचाई कितना है, h, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके लगभग बराबर है, mg के। तो ये हो गया mg इंटू h, यानी इतना कार्य हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा। हमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में इतना कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य जो है इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो अब देखना, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इस वस्तु की ऊर्जा है वो U है, U2 है, और यहाँ पर जब वस्तु था तो इसकी ऊर्जा कितनी थी, U1 था, ठीक है। तो ऊर्जा में अंतर कितने का आया, तो ऊर्जा में अंतर कितना होगा, तो U2 माइनस U1 बराबर हो जाएगा कितने का, तो जितना हमने वर्क किया W के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने ऊर्जा मान लिया कितना, U1, और यहाँ पर ऊर्जा हमने मान लिया U2। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितने का हुआ, U1 U2 क्या है, यहाँ पर इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, और U2 क्या है, यहाँ पर इसकी स्थिर ऊर्जा है। तो ऊर्जा में बदलाव कितना हुआ, तो U2 माइनस U1 बराबर W, यानी जितना कार्य आपने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया, ठीक है। अब देखिए U2 माइनस U1 बराबर W बराबर क्या है, mgh, इतना कार्य ऊर्जा हो गई। यदि हम ये मान लें कि जो जहाँ से वस्तु को हमने ले जाना स्टार्ट किया है, यानी जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है, वहाँ पर अगर हम ये मान लें कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। तो अगर यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा जीरो होगी तो वैल्यू क्या आएगा,
U2 माइनस 0 बराबर mgh, अर्थात U2 बराबर क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, यानी इतना स्थिति ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर हम स्थिर वैद्युत से संबंधित वैद्युत स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे। तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा को समझें। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, अब इसको देखें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत स्थिर ऊर्जा के लिए हमने क्या किया, एक आवेश लिया और ये आवेश आपको पता है कि ये आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं, किसी आवेश को A से B तक लाने का काम कर रहे हैं, A से B तक लाने का काम कर रहे हैं Q0 कूलाम के आवेश को। ध्यान दीजिएगा, Q0 कूलाम के आवेश को हम A से B तक लाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि ये आवेश वैद्युत क्षेत्र के कारण इस यहाँ पर जो आवेश है Q0 उस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। इस पर क्या करेगा, ये बल लगाएगा और उस बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल Fe। ये बल लगाएगा इस पर Fe और इस बल से इस आवेश को प्रकर्षित करेगा। ठीक है, हमें इस आवेश को वैद्युत इस आवेश की ओर लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के लगभग बराबर बल लगाना, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी के लगभग बराबर हमको इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा, तब ये वस्तु, ये आवेश यहाँ से इधर आना शुरू करेगी। जब इसी के लगभग लगाएंगे तब लगभग बराबर, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये दोनों लगभग बराबर होंगे, इक्वल नहीं हो सकते। अगर इक्वल होंगे तो इनका परिणाम ही 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर Q0, यहाँ पर देखिए पिंड एक वस्तु था जिसका द्रव्यमान m था, यहाँ पर हमने वस्तु की जगह क्या लिया, आवेश लिया है और यहाँ पर इसका आवेश क्या है, Q0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्रव्यमान के कारण इधर बल लग रहा है इसके भार के बराबर। उसी तरह से इस आवेश के कारण ये आवेश अपने वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर ये बल लगा रहा है Fe वैद्युत बल, और इसी के लगभग बराबर बल हमको इस दिशा में लगाना पड़ेगा ताकि ये आवेश इधर आए। ठीक है, सपोज कर लें कि इस आवेश को हम यहाँ से इधर ला रहे हैं, इधर। ठीक है, तो कितना दूरी हमने लाया, मान लीजिए हमने एक छोटी सी दूरी dr लाया, एक छोटी सी दूरी लाया, A से B तक की दूरी हमने मान लिया dr है, तो A से B तक हमने लाया, तो कार्य हमने कितना किया, तो देखिए A से B तक लाया हमने, तो यहाँ पर सपोज करिए इसकी ऊर्जा रही होगी, ठीक है, UA, और जब ये यहाँ आया तो इसकी ऊर्जा रही होगी UB। ठीक है, तो कार्य हो जाएगा A से B तक लाने में कार्य हमने कितना किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो कार्य हो जाएगा UB माइनस UA इक्वल टू, या ऐसे समझें कार्य की पहले हम गणना कर लें,
तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल हमने जो लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स है, इनटू विस्थापन कितना है, dr। ठीक है, अगर A से B तक की दूरी छोटे छोटे dr दूरी में बटी हो तो W बराबर A से B तक कार्य की जब हम गणना करेंगे A से B तक की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लगा देंगे ताकि A से B तक का कुल कार्य का कैलकुलेशन हो जाए, F एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है, डब्ल्यू ए बी यानी ए से बी तक का कार्य और F एक्सटर्नल किसके इक्वल है, लगभग F ही के। तो F एक्सटर्नल के जगह हम F ही यानी वैद्युत बल पुट करेंगे इंटू डी आर, यानी इतना कार्य करना पड़ेगा हमको A से B तक लाने में। और यही कार्य क्या हो जाता है, आवेश के अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आप देखें, मान लीजिए जब आवेश A पर था तो उसकी ऊर्जा कितनी थी, UA थी, और जब यह B पर आया तो इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, UB हो गई। तो स्थितिज ऊर्जा में अगर हम परिवर्तन निकालें तो UB माइनस UA बराबर किया गया कार्य, A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये कार्य हो जाएगा वैद्युत स्थिर ऊर्जा का, यानी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस आवेश की क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। या किसी आवेश को एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में उसके स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है या उस लाने में किया गया कार्य उसके वैद्युत स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान से सुने, ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन है और ये किया गया कार्य। तो जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य बल द्वारा लाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसके वैद्युत स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर? तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा समझ में आई। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किसी वस्तु को अब इसके मूल स्थिति से किसी दूसरे स्थिति में लाया गया तो हमने कितना कार्य किया, W बराबर mgh। उसी तरह यहाँ किसी आवेश को A से B तक लाया तो हमने कितना कार्य किया, ये। ठीक है, और ये कार्य जो है यहाँ देखें, यही कार्य इन दोनों पोजीशन पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या है, बराबर है। देखें, उसी तरह यहाँ भी A से B तक लाने में जो हमने कार्य किया है वो A और B आवेश का जो पोजीशन है A से B तक जब आया है तो उसका पोजीशन बदला है। तो यहाँ पर भी इसके पोजीशन में बदलाव के कारण जो हमने कार्य किया है WAB वह इन पोजीशन पर इनके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि ये जो आवेश बिंदु A पर है ये बिंदु A पर न होकर अनंत पर हो, जैसे यहाँ पर हमने माना कि जो पहली स्थिति मूल स्थिति है वहाँ पर स्थिर ऊर्जा क्या हो, 0 हो। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये मान लें कि यह A यहाँ न होकर के अनंत पर हो तो जब A अनंत पर चला जाएगा, A अनंत पर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अनंत पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा तो अनंत पर जो आवेश होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब बल कार्य नहीं करेगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा, और जब कार्य नहीं होगा तो वहाँ पर ऊर्जा भी नहीं होगी। ठीक है, तो यदि A अनंत पर चला जाए, ध्यान दीजिएगा,
अगर ए अनंत पर चला जाए तो u क्या हो जाएगा, है जो u a है वो क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास क्या बचेगा, u b माइनस 0, और a अनंत पर चला गया तो ये हो जाएगा, यानी u b इक्वल टू हो गया u इनफाइनाइट टू b। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि u2 बराबर mgh, उसी तरह यहाँ u भी बराबर इतना हो जाएगा, u इनफाइनाइट b। समझ में आई बात, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए तो हम यही कहेंगे कि जब किसी आवेश को अनंत से जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो जो कार्य बाह्य बल के द्वारा किया जाता है वह कार्य दोनों स्थितियों में, आवेश के दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या किया गया कार्य दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब आता है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है उसको हम समझें। तो ध्यान देंगे, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। अगर हम जो आवेश ला रहे हैं ए से बी तक, ये आवेश एकांक आवेश हो, ध्यान से, अगर जिस आवेश को ए से बी तक ला रहे हैं क्यू नॉट, वो एकांक आवेश हो, ठीक है। तो एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में जो कार्य होगा, ठीक है, वही कार्य ए और बी के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। जैसे आप समझ लो कि हम ये कहें कि किसी आवेश को, मान लो 4 कूलाम का आवेश है, ये क्यू कितना है, 4 कूलाम का, ठीक है। 4 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए से बी तक लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ध्यान से समझिए, मान लिया कि 4 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए से बी तक लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो एकांक कूलाम के आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कार्य में आवेश से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, कार्य में आवेश से भाग दे देंगे। और यहाँ पे जो कार्य और आवेश का ये जो रेशियो आ रहा है, रेशियो जो आ रहा है वही विभव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। मतलब समझिए कि यहाँ पर जो ये कार्य है, ए से बी तक लाने में जो कार्य है, अगर हम इसको आवेश से डिवाइड कर दें तो ये देखिए, इधर क्या था, यू बी माइनस यू ए,
इधर भी और इधर भी आवेश से हम डिवाइड कर दें, तो ये हो गया WAB बटा Q0, और ये देखिए ये दोनों का बटा होगा UB बाई Q0 माइनस UA बाई Q0। तो WAB बटा Q0 बराबर ये हो जाएगा VB और ये हो जाएगा VA। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत विभवांतर। समझिए, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य और जिस आवेश को ला रहे हैं वो आवेश, दोनों का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। या तो हम ये कहें कि एकांक कूलाम के आवेश को, जैसे हमने यहाँ बनाया कि 4 कूलाम के आवेश को लाने में 20 जूल, तो एकांक कूलाम के आवेश को लाने में कितना जूल हो जाएगा? तो W/Q जूल। तो विद्युत विभवांतर का अगर हम यहाँ डिफिनीशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये एकांक कूलाम के आवेश को लाने में ही किया गया कार्य है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला ना कि A से B तक Q कूलाम को लाने में कितना कार्य हो रहा है? WAB, या UB माइनस UA बराबर WAB, और WAB का मान इतना है। तो एक Q कूलाम के आवेश को A से B तक लाने में कार्य की बात हुई। तो अगर एकांक कूलाम की आवेश लाए तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? Q0 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब Q0 से डिवाइड कर देंगे तो WAB बटा Q0 बराबर UB माइनस UA बटा Q0। तो UB बटा Q0 UA बटा Q0, ये हो जाएगा VB और ये हो जाएगा VA, यानी VB माइनस VA बराबर इतना। और यही विद्युत विभवांतर का सूत्र हो जाता है। तो डिफिनीशन क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये Q0 के आवेश को कहाँ ला गया है? इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसी के अंदर A से B तक लाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। ठीक है, अब देखें, यही हम विद्युत विभव को भी समझ लें। अगर हमसे पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव में समझें, विद्युत विभव में हम क्या करें? ए को जो यहाँ पर देखें, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी लिखा है, और ये फॉर्मूला क्या है कि अनंत से Q0 कूलाम के आवेश को अगर अनंत से B तक लाएं, ठीक है, Q0 कूलाम को अनंत से B तक लाएं तो इतना कार्य हो रहा है। ठीक है, तो एकांक कूलाम को अनंत से लाएंगे तो कितना कार्य हो जाएगा? तो एकांक कूलाम को अनंत से लाएंगे तो फिर इसमें भी Q0 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। Q0 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। भाई
क्यू नॉट कूलाम को अनंत से बी तक लाए तो इतना कार्य हुआ, तो एकांक कूलाम को लाएंगे तो कितना कार्य होगा, तो क्यू नॉट से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी बी और ये हो जाएगा W इनफाइनाइट टू बी बटा क्यू नॉट। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वैद्युत विभव का। यानी वैद्युत विभव को अगर डिफिनीशन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ध्यान रखें ये क्यू नॉट क्या है, एकांक कूलाम का आवेश है। तो जब ये एकांक हो जाएगा तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा, W इनफाइनाइट टू बी, यानी इनफाइनाइट से बी तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव का सूत्र है, ये वैद्युत विभवांतर का सूत्र है। अब देखें दोनों के यूनिट क्या हैं, दोनों का मात्रक क्या होगा। तो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ध्यान रखिएगा, एसआई जो मात्रक है वैद्युत विभव या विभवांतर, दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या इसी को हम जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आप वोल्ट कहें या जूल प्रति कूलाम कहें, वैद्युत विभव का ये मात्रक है। ठीक है, वैद्युत विभव का ये मात्रक है। दूसरी चीज कि वैद्युत विभव जो है अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। वैद्युत विभव अदिश राशि के अंदर आता है। ठीक है, अगर इसका बीमा पूछता है कि वैद्युत विभव या विभवांतर की बीमा बताइए, तो बीमा क्या होगा, तो बीमा के लिए देखें इसमें भी और इसमें भी दोनों में एक ही सूत्र है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा बताएं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का होता है mL/T/-2, और जब विस्थापन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mL²T/-2 बटा Q, Q का होता है AT। तो बीमा क्या हो सकता है, देखिए M, ठीक है, L² T ऊपर जाएगा तो T पे कितना आएगा, -3, और A ऊपर जाएगा तो A पे -1। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ध्यान रखिएगा, ये कार्य का विमीय वैद्युत विभव या विभवांतर का विमीय सूत्र है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक है, वैद्युत विभव और विभवांतर तक। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो है हम कल लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।